दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवालों को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, बहुत सारे सवाल आपके स्क्रीन पर ये दिख रहे होंगे। इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको अपनी क्लास में देने वाला हूं। तो चलिए आगे देखते हैं और सीधे अपने सवालों पर आते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से एक सवालों को पढ़िएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल दे रहा है कि अग्नि 3 मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अक्सर करके इस तरह के सवाल परीक्षा में बनते हैं। तो जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप जवाब क्या देंगे। बहुत सारा अगल बगल इसके संबंधित में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात आप हमेशा याद रखिए, आज अग्नि 3 दिया, हो सकता है कल को किसी और मिसाइल के बारे में पूछ ले। भारत में जितनी मिसाइल की टेस्टिंग होती है सब एक ही जगह से होती है। जैसे मैं पूछ दूं आप पूजा करने कहां जाते हैं, मंदिर। आपको दवा लेना है तो कहां जाते हैं, हॉस्पिटल। उसी तरह जो फिक्स प्लेस होता है ना, ये मिसाइल टेस्टिंग का हमारे देश में जो फिक्स स्थान है वो है दोस्तों उड़ीसा में। कहां पर है, उड़ीसा में। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब कोई जवाब नहीं है। हमेशा आपका जवाब एक ही होता है, उड़ीसा। उड़ीसा में कहां दोस्तों, अच्छा उड़ीसा दे दिया। उड़ीसा में एक स्थान है चांदीपुर। कौन सा स्थान दोस्तों, चांदीपुर। ठीक है, इसी चांदीपुर से दोस्तों मिसाइल टेस्टिंग रेंज यहीं पे बना हुआ है। यहीं से सारी मिसाइलों को टेस्ट किया जाता है। इसको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, जो चांदीपुर में बना हुआ है इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। क्या कहते हैं दोस्तों, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। ठीक है, टेस्टिंग रेंज कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। तो आज अग्नि 3 की बात आ रही है तो टेंशन मत लीजिएगा। चाहे अग्नि 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबका टेस्टिंग मोस्टली जो होता दोस्तों मिसाइलें यहीं से टेस्ट की जाती, इसे आप याद रखेंगे। अब अगली बात यहां पे याद रखेगा, ये जो अग्नि 3 दे रहा है, ये अग्नि 3 किस तरह की मिसाइल है। कई कई परीक्षा में भी पूछ देता है, इसका क्वालिटी पूछ देता है। तो याद रखेगा ये मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या दोस्तों, ये एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें जैसे गाड़ियों में टाइप होता है, कोई सेडान कार है, कोई एसयूवी कार है, उसी तरह से ये बैलिस्टिक मिसाइल है। कभी भी पूछे तो बताइए बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि 3 क्या है, वो भी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की लड़ाई में दोस्तों ये प्रयुक्त होती है। अच्छा, मध्यम दूरी का मतलब क्या है, मध्यम दूरी यहां पर जो दूरी है दोस्तों वो बताया गया करीब 3500 किलोमीटर। अच्छा, इसके लिए 3500 किलोमीटर मध्यम दूरी है। देख रहे हैं, 3500 किलोमीटर इसके लिए मध्यम दूरी। एक लाइन और लिखेगा, ये जो मिसाइल है ना ये परमाणु वाहक मिसाइल है। ठीक है, परमाणु वाहक मिसाइल है, मतलब इसके पास क्षमता है ये परमाणु जो परमाणु बम वगैरह होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके ये जा सकता है, इसलिए परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। परमाणु वाहक मिसाइल है, या मैं इसी को कह दूं ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। ठीक है, ले जाने में सक्षम, वही बात है, कोई अलग से बात नहीं है यहाँ पे। तो ये अग्नि 3 को आप याद रखेंगे, उड़ीसा से इसकी टेस्टिंग हुई है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा दोस्तों ब्लैक स्वान समिट 2026, इसकी शुरुआत कहां पे हुआ। जब ये सवाल मेरे सामने आया ना, मेरे दिमाग में पहला सवाल पता क्या आया, मेरे अपने दिमाग में, मैं भी आपकी तरह समझ लीजिए स्टूडेंट ही हूं। जब मैं सवालों को पढ़ता हूं तो ये सोच के पढ़ता हूं, एक बच्चे के नजरिए से देखता हूं कि क्या क्या सवाल बच्चे के दिमाग में पैदा हो सकता है। मैंने सोचा इसका नाम ब्लैक स्वान क्यों रखा गया, ये ब्लैक स्वान समिट क्यों रखा गया, कुछ और नाम दे देता ऐसे। मतलब यूजुअली ये बात मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने जो है इसके बारे में सर्च किया। अब जल्दी मिलता नहीं है। अच्छी बात यह है कि गूगल आ गया और बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पे सर्च करने में बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। अगर ये ना होते तो हम पता कहां से करते, किससे पूछता मैं इसके बारे में। आपको तो मैं बता दे रहा हूं, मुझे कौन बताता इस चीज को। ब्लैक स्वान समिट, ब्लैक स्वान समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मान लीजिए, चाहे उसको नेशनल प्लेटफॉर्म कर लीजिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अप्रत्याशित घटनाओं, यानी ऐसी घटना जिसके बारे में आशा नहीं किया गया था, अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में यहां पर परिचर्चा होता है, बातचीत किया जाता है उस मुद्दे पर। और ऐसी घटनाएं जिसके घटने के बाद लोग कहते हैं यह तो होना ही था। ये जनता का अपना तरीका है, यह तो होना ही था, मुझे तो पता था ये होगा, उसके पहले नहीं पता था। लेकिन जब घटनाएं घट जाती तब ऐसे बोलने वाले हजारों लोग मिल जाते हैं। इसी को हम कहते हैं ब्लैक स्वान समिट। जी हाँ, तो इसको एक बार लिख लीजिए दोस्तों, ब्लैक स्वान समिट क्या है। ठीक है, ब्लैक स्वान समिट। ठीक है, तो याद रखिएगा एक अंतरराष्ट्रीय मंच, एक
अंतरराष्ट्रीय मंच है जहां अप्रत्याशित घटनाओं पर विचार विमर्श किया जाता है। ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, होना भी चाहिए। कुछ जिंदगी में आगे बढ़िए, हमेशा एक ही जगह बस कई जात धर्म के नाम पे लड़ने मरने से अच्छा जिंदगी में कुछ नया किया जाए। बड़ा अच्छा चीज मुझे लगा। अच्छा, ये जो समिट की शुरुआत हुई है, समिट कहां शुरू हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में। जिन्हें नहीं पता होगा उनको लगता है कि सारा काम राजधानी में होता है। जिसका उत्तर नहीं पता, सब राजधानी, यही तुक्का हर जगह मत मारो, पढ़ो ध्यान से, ठीक है। मुंबई में भी नहीं हुआ, कोलकाता में भी नहीं हुआ। ये समिट का आयोजन दोस्तों भुवनेश्वर में हुआ है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है। तो याद रखेगा, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन हुआ भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर कहां दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में दोस्तों इस ब्लैक स्वान समिट 2026 का आयोजन किया गया था, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन हिस्सा लिया था, किसने, मतलब जैसे ये जो पहल है, ये तो बड़ा इनोवेटिव पहल लगता है। तो इसमें इस पहल को शुरू किसने किया, ठीक है? तो दोस्तों दो संस्थानों ने मिलकर स्टार्ट किया। संस्थान का एक तो उड़ीसा सरकार थी, जो वहां की राज्य सरकार है, एक उड़ीसा सरकार है, दूसरा है ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये दोनों मिलकर के इसका आयोजन किए थे, तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल। चलिए, वो कोई बहुत आवश्यक भी नहीं है, इतना आप जानते रहिए, ठीक है। भारत नेत्र पहल दोस्तों आप याद रखेगा यहां पर, ठीक है। भारत नेत्र पहल, ये बल्कि अच्छा है, नहीं लिख ही लीजिए, कभी कभी पूछ देता है कि इसका जो आयोजन किसने किया है, ठीक है। तो संयुक्त पहल थी ये संयुक्त पहल थी। किसकी संयुक्त पहल थी दोस्तों? तो दो लोगों की, ठीक है। जिसमें एक तरफ दोस्तों उड़ीसा सरकार का नाम याद रखिए, ठीक है, कि उड़ीसा सरकार की भागीदारी थी। दूसरे तरफ क्योंकि ये इनोवेटिव था, तो उसी से याद रखेगा ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क, ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क, ठीक है, टेक्नोलॉजी नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क था दोस्तों, इसकी एक पहल थी, ठीक है, उसी के तहत दोस्तों इसको शुरू किया गया था। तो ये बड़ा अच्छा सा सवाल हो गया आपके लिए। अगला सवाल करा, केरल के बाद भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये पक्षी एटलस क्या होता है, समझो बात को। पहले हम एटलस किसे कहते हैं दोस्तों? एटलस मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं एटलस किसे कहते हैं, तो एटलस में, ठीक है, विस्तृत वर्णन मिलता है हमें, ठीक है। जैसे हम मैप वाला एटलस खेलते हैं, तो बहुत सारे देशों के बारे में विस्तृत जानकारियां दी होती है, ठीक है। तो याद करिए, एटलस मतलब होता है एक ऐसा बुक जहां पे हमें विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये जो अगला सवाल दे दिया, पक्षी एटलस है, ठीक है। ये पक्षी एटलस क्या दोस्तों? पक्षी एटलस मतलब पक्षियों का विवरण, ठीक है, पक्षियों का विधिवत विवरण, ठीक है, विधिवत विवरण, ठीक है। इसने किसको मतलब इस चीज को तैयार किसने किया? पहली बार तो दोस्तों इसे केरल ने तैयार किया था, ठीक है। इस तरह का एटलस बनाने वाला जो पहला राज्य था, वो पहला राज्य दोस्तों केरल था, और जो दूसरा राज्य है वो गोवा राज्य है। आपसे कह रहा है कि दूसरा वाला कौन सा है बताना। भारत का दूसरा राज्य तो कर्नाटक नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, ये दोस्तों गोवा है, और गुजरात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गोवा दोस्तों आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, मामला क्योंकि केरल का था, क्योंकि पहला राज्य यही था, तो केरल को याद रखेगा, केरल में भारत का पहला तितली उद्यान भी बनाया गया था। यह सवाल कभी पूछ सकता परीक्षा में। अरलम वन्यजीव अभयारण्य वहां पे है, ठीक है, वो है, ठीक है। तो लिखेगा भारत का पहला तितली उद्यान, भारत का पहला तितली उद्यान वो कहां पे दोस्तों? यहीं पे है, अरलम, ठीक है, अरलम वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ये दोस्तों भारत का पहला तितली उद्यान था, केरल से संबंधित है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूं। बाकी गोवा इस काम में आ गए तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और याद रखेगा, भारत का पहला तटीय पक्षी जनगणना ये दोस्तों कहां कराया गया, ठीक है। हाल ही में का पिछले साल हुआ था। भारत का पहला, पक्षी से संबंधित सवाल है, भारत का पहला तटीय पक्षी जनगणना, ठीक है, तटीय
पक्षी जनगणना ये दोस्तों कहां पे कराया गया? गुजरात से संबंधित है, जामनगर, गुजरात जामनगर, ठीक है, जामनगर, जामनगर गुजरात, ठीक है। पक्षी से संबंधित था दोस्तों, दिमाग में आ गया, क्लिक कर दिया, इस वजह से आपसे शेयर कर रहा हूं। फिलहाल केरल के अलावा गोवा दूसरा ऐसा राज्य है जिसने पक्षी एटलस तैयार किया है। ये एकदम कीवर्ड पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है मिलानो कोर्टिना। मिलानो कोर्टिना, समझिए पहली बात को, ये जो मिलानो कोर्टिना है ना, मिलानो कोर्टिना, ठीक है, ये मिलानो कोर्टिना जो है दोस्तों, ये है क्या? एक्चुअली ये जो शीतकालीन ओलंपिक चल रहा है, ये उसी का दूसरा नाम है, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक जो 2026 चल रहा है दोस्तों, ये उसी का क्या है? उसी का एक नाम है, मिलानो कोर्टिना। ये जो शीतकालीन ओलंपिक चल रहा है दोस्तों, इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है इटली में, ठीक है। इसका आयोजन इटली में हो रहा है। इटली देश का नाम सुना होगा, इटली में हो रहा है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, ये आयोजन जो है किसी एक पर्टिकुलर शहर में नहीं हो रहा है, ये इटली के अलग अलग शहरों में जो है इसका आयोजन होगा। तो इस वजह से दोस्तों इस बात को भी याद रखेंगे, अलग अलग शहर में आयोजन, ठीक है, अलग अलग, इसीलिए मल्टी सिटी पर बेस्ड इसे माना गया, ठीक है। अलग अलग शहर में आयोजन होगा, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए सवाल क्या पूछा है कि शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया? देखिए मसाल वाहक हर देश का अलग अलग होता है, तो पहले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे आप गूगल सर्च करेंगे मसाल वाहक में बहुत सारे लोगों का नाम मिलता है। मसाल वाहक होता क्या है? एक आदमी हर देश अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव उतारता है मैदान में, जो उस देश का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व कोई कहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहां से प्रतिनिधित्व किसने किया? जो मसाल लेकर वहां पे चलेंगे वो व्यक्ति कौन है? क्या नीरज चोपड़ा है? नहीं, नीरज चोपड़ा बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है, ठीक है। और भाला फेंक में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल भी दिलाया भारत को ओलंपिक में। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि संभवतः यही है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। आपका सही उत्तर दोस्तों अभिनव बिंद्रा। सुशील कुमार भी उत्तर नहीं है। क्रिस्टी कोवेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज तक के इतिहास में ओलंपिक समिति ने कभी किसी महिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया था, ठीक है। याद रखेगा, यहां पे लिखेगा ओलंपिक समिति की यह क्या है दोस्तों? पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि 100 साल से ऊपर के इतिहास में कभी कोई महिला अध्यक्ष नहीं थी। पहली बार दोस्तों महिला अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री इनका नाम है। अफ्रीका से इनका संबंध है, ठीक है। इनका संबंध कहां से है दोस्तों? इनका संबंध अफ्रीका से है। तो ये वाली बात भी दोस्तों आप याद रखेंगे। और भारत से अभिनव बिंद्रा को चूज किया गया है। अभिनव बिंद्रा भी हमें गोल्ड मेडल दिला चुके हैं, और वो गोल्ड मेडल जो था वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल दिलाया था। उस बात को भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा जो है दोस्तों, इनको क्या चुना गया है? इनको मसाल वाहक के रूप में चुना गया है, ठीक है। मसाल वाहक, ठीक है। और इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक में भारत को जो है दोस्तों गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है। भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। ये सम्मान हमें नहीं भूलना चाहिए, तो इसको आप याद रखेंगे। ये उस दौर का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल था। उसके पहले भारत में किसी भी खिलाड़ी ने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल नहीं हासिल किया था। ये पहली बार अभिनव बिंद्रा ने हासिल किया है। तो याद रखिएगा, मुझे अच्छे से पता है परीक्षा में सवाल आएगा तो ज्यादातर बच्चे नीरज चोपड़ा की तरफ झुकेंगे, लेकिन आप पढ़े हैं तो आपको नहीं झुकना, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला बुजुर्ग बजट दोस्तों किस राज्य ने पेश किया? ये गजब का सवाल है। मुझे पढ़ के भी अच्छा गुड फीलिंग हुआ कि चलो बुजुर्ग बजट है, बुजुर्गों के लिए ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सवाल यह दोस्तों कि भारत का पहला बुजुर्ग बजट जो है ये किस राज्य ने पेश किया है? तो तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने या केरल ने? तो याद रखेगा इसे केरल राज्य ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो याद रखेगा भारत में पहला बुजुर्ग बजट, ठीक है, बुजुर्ग बजट पेश करने वाला जो राज्य है
वह राज्य कौन सा दोस्तों? केरल राज्य है, ये आप याद रखें। बुजुर्गों के लिए दोस्तों कितने रुपए का बजट यहां पेश किया गया? लगभग 46, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता और ये आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जानिए लगभग 46,000 करोड़। कितना दोस्तों? लगभग 46,000 करोड़ रुपए का दोस्तों ये बजट रहा जो बुजुर्गों के लिए पेश किया गया। अच्छा, इसमें बुजुर्ग बजट में होगा क्या? सिंपल सी बात है, बुजुर्ग को ध्यान में रख करके बहुत सारी स्कीम बनाई जाएगी, उनको हेल्प दिया जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत को पूरा किया जाएगा। यही है बुजुर्ग बजट, और क्या है? तो इसको लिख लीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत को पूरा करने हेतु ये बुजुर्ग बजट दोस्तों पेश किया गया, आप याद रखेंगे। अच्छा, एक सवाल आप अलग से मुझे बताइए, भारत का पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? भारत का पहला पेपरलेस बजट, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। भारत में पहला पेपरलेस बजट, ये परीक्षा में भी सवाल आ चुका है। पेपरलेस बजट ये दोस्तों किस राज्य ने पेश किया था, ये बताइए आप। चलिए, मुझे पता, बता नहीं पाएंगे, झूठ मूठ का आप तुक्का मारेंगे, क्योंकि मामला जो है अभी केरल का चला, तो आप सोचेंगे केरल ही जवाब दे देते हैं। हाँ, गलत हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश दोस्तों पहला राज्य है जिसने जो है ऐसा कारनामा किया था। एक सवाल और मुझे आप इसका उत्तर दे दीजिए, चलिए, तो मैं जान ही जाऊं कि नहीं, आपने बड़ा अच्छा तैयारी किया है। सवाल मेरा ये है, हम और आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन वो पहला राज्य बताइए जिसने अपना फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर कर लिया, ठीक है। वित्तीय वर्ष को बदल करके, वित्तीय वर्ष बदलकर जनवरी से दिसंबर करने वाला राज्य, बताइए। ये सवाल तो बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है। करने वाला राज्य, जब इतना बड़े सवाल का उत्तर नहीं दे पाए तो इसका उत्तर कहां से देंगे? उत्तर प्रदेश नहीं है, दिमाग न खर्च करिए, मध्य प्रदेश है दोस्तों। मध्य, बहुत पुराना सवाल है, ठीक है। इसने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। ऐसे उटपटांग सवाल परीक्षा में भी खूब आता है, एग्जामिनर भी सोचता है कि बस ऐसा ही सवाल दिया जाए, बच्चे फंस जाएं, ठीक है। तो चलिए, फंसने फंसाने की बात अपनी जगह है। एक चीज और कहना चाहूंगा, हमने आपको फ्री में बहुत सारा विषय पढ़ाया है इसी यूट्यूब पर। ये सारा विषय जो पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, ये संविधान, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतना विषय मैं पढ़ा चुका हूं। 8 विषय में पढ़ा चुका हूं। 9वां विषय भी मैं पढ़ा रहा हूं, जियोलॉजी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, वो भी क्लासेस चल रही है। अब तक 16,500 सवाल आपको पढ़ा चुका हूं। ये तो कम लिखा है, 16,800 पढ़ा दिया। यहां 550 छोड़िए, 560 प्लस हो गया था क्लास, ठीक है। तो आप जाके वीडियोस देखिए दोस्तों, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया क्लास है। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप क्लास क्यों नहीं लेते? अरे भाई, मैं क्लास लेता हूं, बस अनायास की क्लास नहीं लेता। मैं अनायास का पढ़ाना बंद कर दिया। पहले क्या था, दिन भर में बहुत सारे वीडियोस बनाता था, फिर लगा बहुत सारे बनाने से अच्छा है ना केवल क्रीम मैटर पे बात करो। ये देखो कितना प्यारा क्लास है करंट अफेयर का, आप पढ़ के देखो। आओ आगे देखते हैं। भारत की पहली क्वांटम वैली आधारशिला दोस्तों कहां रखी गई? क्वांटम वैली आधारशिला, पिक्चर देखने में तो बड़ा मजा आता है। कोई क्वांटम पर आधारित सुपर हीरो टाइप की मूवी तो देख करके कितना मजा आता है ना। और उसी तरह का दोस्तों क्वांटम वैली आधारशिला भारत में रखी गई है। ये अमरावती में रखा गया। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अमरावती में रखा गया। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी दोस्तों अमरावती है। आंध्र प्रदेश से अब देखिए, एक तो हैदराबाद हम पढ़ते थे, अब वो तेलंगाना में चला गया है। तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी, ये आप जान रहे हैं। तो ये जो क्वांटम वैली जो बन रहा है, ये आपके अमरावती में ही बन रहा है। अच्छा, इसको किसके तहत बनाया जा रहा है? एक 2023 में एक मिशन चलाया गया था, नेशनल क्वांटम मिशन। क्या चलाया गया था दोस्तों? तो पहले आप यही याद रखिएगा, नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है। ये जो नेशनल क्वांटम मिशन था दोस्तों, ये 2023 में शुरू हुआ था और इसी के तहत, इसी परियोजना के तहत क्वांटम वैली की स्थापना किया गया। इसी परियोजना के तहत, ठीक है, ये जो परियोजना है इसी के तहत क्वांटम वैली की स्थापना हुई है। और ये क्वांटम वैली अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। इसको आप याद रखेंगे। अब यहीं पे दोस्तों और एक चीज याद रखेगा, यहां पर 133 क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों लगाए जाएंगे। ये अपने आप में बहुत एंटीक है, ठीक है। क्या लगाए जाएंगे? 133 क्यूबिक
क्वांटम कंप्यूटर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों 6000 करोड़ का मिशन था ये। ठीक है, 6000 करोड़ का यह मिशन था। ठीक है, उसी के तहत दोस्तों ये सारा काम किया जा रहा है। ये भारत की पहली क्वांटम वैली का आधारशिला दोस्तों ये अमरावती में रखी गई है, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, कह रहा है 100% बीमा कवरेज वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने 100% बीमा कवरेज है दोस्तों ये हासिल कर लिया। तो इंदौर ये सबसे स्वच्छ राज्य है दोस्तों। ठीक है, सबसे स्वच्छ जिला, राज्य मत बोलिए, सबसे स्वच्छ जिला है दोस्तों। यहां पे जिला की ही बात हो रही है, राज्य नहीं। राज्य मेरे मुंह से निकला तो इसको सही कर लीजिएगा, अलवर है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का अलवर 100% बीमा कवरेज वाला जिला, बीमा कवरेज वाला जिला जो है दोस्तों, यह जिला कौन सा है? यह जिला है अलवर जिला। ठीक है, अलवर जिला। और अलवर जिला है कहां पे दोस्तों? अलवर जिला है राजस्थान में। इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, एक सवाल और दे सकता है कि ये जो बीमा दिया, अच्छा बीमा किस से संबंधित दोस्तों? तो IRD, ठीक, इरडा बोलते हैं दोस्तों, IRD क्या बोलते हैं? इरडा, IRDA है क्या दोस्तों? एक तरह का इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है दोस्तों। IRDAI कहा जाता है इसे। इसको कहते हैं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, DAI। ठीक है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसी की पहल है दोस्तों। और इसमें टारगेट था कि 2047 तक बीमा जो है किया जाएगा लोगों का। ठीक है, लोगों का बीमा किया जाएगा, ये प्लान था। उसी के तहत दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसे कुल 10 राज्यों में लागू किया गया, 10 गांव में लागू किया गया, राज्य नहीं भाई। ठीक है, लिखेगा अलवर के 10 गांव में 100% बीमा हो गया है। ये इसकी खास बात थी, क्योंकि पूरा अलवर जिला बहुत बड़ा जिला है। तो उस जिले में दोस्तों फिलहाल 10 गांव को, एक गांव को पिछले साल मिला था, बाकी के लिए अभी इस बार मिला। अच्छा, एक कौन सी कंपनी बीमा कर रही है? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अगर मैं पूछूं कि बीमा किसका है, ठीक है, तो क्या बताएंगे? बीमा कंपनी कौन सी है? तो बताइएगा बीमा कंपनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये दोस्तों बीमा कंपनी है जिसने सभी को बीमा प्रदान किया है। तो ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, करा प्रदूषण रिपोर्ट आ गया। बहुत बढ़िया भाई, हमेशा चर्चा चलता रहता है कौन सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य है। लो, आपका इंतजार खत्म होता है और प्रदूषण रिपोर्ट 2026 आ चुका है। इसके अनुसार देश के 2 सबसे प्रदूषित शहर दोस्तों कौन से आपको बताना है। कर दिल्ली और कानपुर तो नहीं है दोस्तों, दिल्ली है। ठीक है, गाजियाबाद दिल्ली, लखनऊ पटना गलत है, फरीदाबाद नोएडा गलत है। यहां पे जो सही उत्तर है वो है दोस्तों गाजियाबाद और दिल्ली। जी हां, गाजियाबाद और दिल्ली देश के 2 सबसे प्रदूषित शहर है। नंबर 1 पर गाजियाबाद है, नंबर 1 पर दिल्ली नहीं है। पहले गाजियाबाद है, फिर दिल्ली है, फिर नोएडा है, फिर गुड़गांव है। लिखिएगा, रैंक लिखिएगा, पहले गाजियाबाद है, फिर दिल्ली है, फिर दोस्तों नोएडा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जब आप नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा की बात अलग होती है और ग्रेटर नोएडा की बात अलग, क्योंकि शहर में दोस्तों दोनों को पता नहीं कि मैंने देखा कि अलग रख दिया, नोएडा को अलग और ग्रेटर नोएडा को अलग दिया। तो पहले नोएडा तीसरे नंबर पे है, ये मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा। गुरुग्राम दोस्तों, गुड़गांव जिसे आप गुरुग्राम कहते हैं, ये चौथे नंबर पे है। और 5वें नंबर पे फिर से ग्रेटर नोएडा दे रखा था। ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन जो है ठीक है, ये 2026 का ये रिपोर्ट याद रखेंगे। एक चीज, एक डेटा ये आया, एक डेटा और आप अलग से याद रखिए। एक डेटा यह है दोस्तों कि राज्यों के नियम जो बने थे प्रदूषण को लेकर के, उसको पालन नहीं करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, समझिएगा इसमें क्या बताना चाह रहा हूं मैं। प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने वाले राज्य। ठीक है, नहीं करने वाले राज्य। ठीक, किसने किसने पालन नहीं किया, वो राज्य कौन से हैं, ये मैं क्यों बता रहा हूं।
एग्जामिनर को पता है कि बच्चा गलत उत्तर कैसे देने वाला है, इसीलिए वो ऐसे सवालों पर जानबूझ के देता है। ये सवाल पढ़ने के बाद हर बच्चे के दिमाग में होगा, यार गंदा शहर तो गाजियाबाद है, वो यूपी में पड़ता है, नोएडा है गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा, वो भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दिल्ली क्योंकि राजधानी है तो उसे हम रख सकते हैं अलग से, ठीक है। तो ये तो जो पालन नहीं किया होगा वहीं प्रदूषण ज्यादा होगा। सिंपल से बच्चा क्या सोचेगा बताइए मुझे, जो प्रदूषण के से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया होगा वहीं प्रदूषण ज्यादा होगा। तो अगर मैं कहूं कि वो पालन नहीं करने वाले राज्य कौन, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, या तो उत्तर प्रदेश बोलेगा या तो दिल्ली बोलेगा, यही बोलेगा ना। मैं कह रहा हूं दोनों उत्तर नहीं। फिर उसका दिमाग जाएगा कि यार गुड़गांव भी तो था, तो हरियाणा बोल देते, क्योंकि गुड़गांव जो है जिसे हम गुरुग्राम कहते हैं वो हरियाणा का हिस्सा है, ठीक। तो सोचेगा हरियाणा है, मैं कह रहा हूं हरियाणा भी उत्तर नहीं है। अब बताओ यहां पे राजस्थान का नाम आता है, यार मतलब समझ में नहीं आता। कुल 34 मापदंड थे, उसमें से 23 मापदंड को फॉलो ही नहीं किया राजस्थान ने। कुल 34 मापदंड में से लिखिएगा 34 मापदंड में से 23 मापदंड को नियमित रूप से पालन नहीं किया। ये तो बात रही। अब उन राज्यों का नाम लिखिए जिन्होंने पालन नहीं किया है। तो एक नंबर पे आता है दोस्तों राजस्थान। बेचारा राजस्थान सोचिए एकदम पालन नहीं किया, जबकि यहां देखेंगे आप उत्तर ना तो कहीं भी राजस्थान का कोई शहर यहां पे नहीं है, लेकिन यहां पे राजस्थान एक नंबर पे है। हाँ, हरियाणा बिहार दूसरे नंबर पे आएंगे, ठीक है। हरियाणा मतलब दूसरे नंबर पे, बिहार तीसरे नंबर पे। यहां सोचिए बिहार आ गया, बिहार भी नहीं पालन किया। ऑप्शन में बिहार दिखेगा तो हो सकता है किसी का दिमाग चले बिहारी, ये मानते नहीं करते हैं किसी बात को, तो बिहार को कुछ बच्चे बोल सकते हैं। इसके बाद चौथा नंबर उड़ीसा का और पांचवा नंबर यूपी का है। चौथा उड़ीसा का है और पांचवा जो है ये उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ये आप याद रखेंगे, ये इतना बात याद रखेंगे। है बड़ा टेक्निकल सवाल, आप खुद भी पढ़ के आपको लग रहा होगा कि हाँ ये जो मैं कह रहा हूं ये बहुत जरूरी चीज है, इसको परीक्षा में जरूर ध्यान देने लायक है, ठीक है। अगला कह रहा भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा? वो बंदरगाह जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये है कहां पे दोस्तों? ये मुंबई में है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। कांडला पोर्ट ये आपके गुजरात में है, इससे भी ये ज्वारी बंदरगाह है, इससे भी मतलब नहीं है। विशाखापट्टनम ये आपके आंध्र प्रदेश में है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये वीवो चिदंबर नार पोर्ट जो है दोस्तों, ये जो है इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। क्या उत्तर है? वीओ चिदंबर नार पोर्ट यानी बंदरगाह। अगला सवाल दोस्तों ये आता है कि ये बंदरगाह है कहां पे, ठीक है। पढ़ लिया सर, सही है। ये चिदंबर नाम कहां मिलता है? तमिलनाडु चले जाइए, वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु उत्तर हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ और खास तो नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है, इन्नौर में बंदरगाह था, उसको जरा आप याद रखिएगा, वहां से सवाल आता है। उसका नाम था कामराज बंदरगाह, ठीक है। तो तमिलनाडु के इन्नौर में कामराज बंदरगाह से सवाल आता है, ठीक है। कामराज बंदरगाह से एक सवाल यहां महत्वपूर्ण पूछता है कि भारत सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। क्या पूछता है? एकमात्र निगमीकृत बंदरगाह। और सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, इस बंदरगाह पे केंद्र सरकार का स्वामित्व है, ठीक है। केंद्र सरकार का स्वामित्व है। ये आपके लिए बड़ा अच्छा सा सवाल है। ये छोटे छोटे सवाल कहीं ना कहीं बंदरगाह से संबंधित हैं, लेकिन परीक्षा में बहुत बार परीक्षा में आया कामराज बंदरगाह वाला सवाल, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए जरूरी नहीं कि सवाल जो है वहीं से डायरेक्टली दे दिया जाए। कर सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालकर भय फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शस्त्र दोस्तों किसने चलाया, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं ऑपरेशन शस्त्र क्या है। ऑपरेशन शस्त्र को स्टार्ट किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने देखा कि अराजकता इस कदर बढ़ गई है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी गन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। उनके पास कट्टे हैं, उनके पास बंदूक है, और आए दिन
फोटोज अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा ये चीज बड़ी गलत है। और इस तरह की कोई गाली गलौज भी अगर आप कहीं सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, हरियाणा पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से दोस्तों ये शुरू किया गया है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अगर फोटो डाला जाएगा तो उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। ठीक है, लिखेगा सोशल मीडिया पर चाहे आप हथियार डालिए, हथियार के साथ फोटो, या कोई आपत्तिजनक बात लिखिए। ठीक है, हथियार के साथ अगर आपकी फोटो पाई गई, ठीक है, या कोई आपत्तिजनक टिप्पणी आपने किया तो आपके खिलाफ दोस्तों कार्रवाई होगी। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी मैंने बताया था सोशल मीडिया पर बैन किसने लगाया था, पिछली क्लास में सवाल आपको बताया था सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले देश कौन से हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर बैन। ठीक है, तो बैन लगाने में नंबर 1 पर मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया बताया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बताया था। नंबर 2 पर दोस्तों आपको मैंने फ्रांस का नाम बताया था। ठीक है, और नंबर 3 पर आपको फ्रांस क्या, स्पेन पहले लिख लीजिए। ठीक है, स्पेन लिख लीजिए, स्पेन ने तो लागू भी कर दिया था, फ्रांस बेचाना पड़ा था चक्कर में। ठीक है, तो ये कम से कम 2 आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी सवाल आपके लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आखिरी सवाल था और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए आप जुड़िए साथ में, हम बहुत तो नहीं कहेंगे कि नहीं बड़ी कैसी क्लास है कैसी नहीं, ये टीका टिप्पणी आप करें कि आपको क्लास कैसी लग रही। मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूं बेहतर कंटेंट देने का, बढ़िया से समझाने का। सबसे बड़ी चीज है कि सवालों में बातचीत कहां तक किया जाए, कहां तक एग्जामिनर का दिमाग जा सकता है, वहां तक की चीजें मैं कोशिश करता हूं ढूंढकर इस क्लास में देने के लिए। तो मुझे लगता है काफी अच्छी क्लास रही मेरी तरफ से। बाकी आप बताइए कैसी क्लास है। करंट अफेयर कहीं छूटेगा नहीं, किसी भी दिन का गैप नहीं होगा। कभी किसी वजह से अगर मैं बाहर हूं स्टूडियो से, क्लास बनाने में असमर्थ हूं, तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा। मेरी जिम्मेदारी लेने की, नहीं पढ़ाता हूं तो नहीं पढ़ाता हूं, पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लिया तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो मैं सारे करंट अफेयर आपके कवर कराऊंगा, बहुत परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। पेड कोर्स हमारे पास आ चुके हैं, बहुत सारे पेड कोर्स हैं। डेमो क्लास हमारे यहाँ फ्री है। अगर आपको लगता है कि नितिन सर अच्छे से समझा लेते हैं, सिखा लेते हैं, तो एक बार मौका दीजिए, एक बार पेड कोर्स पढ़ के देखिए, फिर आपको लगेगा कि सच में पढ़ाई क्या होती है। सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं और डेमो देखने के लिए बुला रहा हूं। परचेज बाद में कर लेना, मत परचेज करना, नहीं इच्छा मत परचेज करना। फ्री वाली जो चीजें देखने के लिए बुला रहा हूं उसको तो देख लीजिए आके। और इस क्लास का पीडीएफ वगैरह चाहिए ना तो इसी ऐप पे मिलेगा, फ्री कंटेंट का एक फोल्डर होगा, उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।